हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी। लेकिन उस शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस को कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारे की सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। उसमें क्या पढ़ेंगे भाई? उसमें हम करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। हम क्या करते हैं, हम जब भी इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो हर एक टर्म को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। जब हम उस टर्म को तोड़ते हैं तो हमें कई सारे मीनिंग उसके निकल कर आ जाते हैं। वही जो हम आज तक अपनी पढ़ने का तरीका था उसी को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको तोड़ देंगे। देखो, रीन्यूएबल 3 वर्ड्स बन गए हमारे। री कहाँ पर हम लगाते हैं कि दोबारा दोबारा कोई काम कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं री। ठीक है, न्यू मीन्स दोबारा से कोई चीज़ नई कर सकते हैं, एबल मीन्स हम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार न्यू कर सकते हैं वो हमारी एनर्जी होती है रिन्यूएबल एनर्जी। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी कि हम इतना सब तोड़ फोड़ के पढ़ें, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है। लेकिन बचपन का याद कहाँ रहता है, राइट। तो फिर हमने फिर से देख लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जो हम ऐसी एनर्जी जिसको बार बार हम न्यू कर सकते हैं। चलो अब डिटेल देखते हैं इसकी कि आखिर रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैज कॉज्ड मोर इन्वायरमेंटल डैमेज देन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी। देखो, बात यह है कि आखिर हम ये रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, एक पूरा चैप्टर हमारी बुक में क्यों ऐड किया गया है। देखो, अगर हम तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, अगर हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो हमने अब तक तो द हिंदू पढ़ पढ़ के बहुत महान हो गए होंगे। रोज़ द हिंदू हम पढ़ते ही हैं, राइट। इतने सारे करंट अफेयर रोज़ पढ़ते ही हैं, जिसमें अब तक अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ा है तो उसमें हर दिन हम यही पढ़ते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है उसका पूरा इन्वायरमेंट हमने तहस नहस करके रख दिया है। यही सारी बातें हम पढ़ते हैं। ठीक है, हर दिन एक ना एक ऐसा इशू ज़रूर हमारे न्यूज़पेपर में आता ही है। तो ये जो इशू हो रहा है, वही जितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है उसको ही थोड़ा सा सॉल्व हम कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, जिसमें हमारा एक स्टेप था रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। क्या कहा गया है कि जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जहाँ से क्या हो रहा है, जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, उसका बहुत बुरा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से ऐसे ही रिसोर्सेज की वजह से डैमेज हो रहा है। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कि कोल है। ठीक है, कोल बहुत मिलियंस ईयर्स लगते हैं तब जाकर वो कोल बनता है। तो हमें तो कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर वो कोल बन पाएगा, अगर अभी से बनाना स्टार्ट किया, राइट। तो हम अभी नहीं बना सकते। लेकिन ऐसी एनर्जी के सोर्सेज जो भैया इसी जन्म में मिल जाएंगे दोबारा से, वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन जो ऐसे सोर्सेज हैं जिनको मिलियंस बिलियंस ईयर्स लगते हैं उस एनर्जी के सोर्स को बनने में, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, देखो कोल का, वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। तो ये जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, इनको हम यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और यही जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इससे ही इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, हमने कह दिया कि भाई हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, अब हम कोल का यूज़ नहीं करते हैं, हम बुट यूज़ नहीं कर रहे, हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक हो गए हैं, हम इंडक्शन कुकर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे घर पर अब क्या है कि हम लैंप नहीं जला रहे हैं, हम भाई क्या कर रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, CFL जला रहे हैं। लेकिन CFL जला कहाँ से रहे हैं, इसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन रही है, थर्मल पावर स्टेशन में बन रही है। वहाँ कैसे बन रही है, कोल का यूज़ करके बन रही है। तो हम तो अगर कोल का यूज़ यहाँ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहाँ तो कोल का यूज़ अल्टीमेटली हो ही रहा है ना। तो क्या हो रहा है
कि जो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बन रही है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर कर बन रही है, इससे बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल गैसेस हमारी इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती हैं. This has in turn led to many environmental and health problems being faced today. अब जब हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगी तो क्या होगा? होगा ये कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगी ये, और जब इन्वायरमेंट ही हमारा ख़राब हो जाएगा तो हम कहाँ से हेल्दी रहेंगे? तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि इन्वायरमेंट भी ख़राब हो जाता है, इन्वायरमेंट को भी डैमेज होता है, और साथ ही साथ में हमारी हेल्थ की भी कई सारी नई नई प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं. Therefore, alternative sources of energy have become very important and relevant. अब जब इतना ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इतने ज़्यादा हमें इसके डैमेजेस दिख रहे हैं कि भाई अगर हम जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनका यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इन्वायरमेंट पूरा ख़राब हो जा रहा है, पूरी अर्थ जो है उस पर बहुत बुरे बुरे इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं. तो सोचा यह गया कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना ही बंद कर दें, या फिर हम एनर्जी को यूज़ करना ही बंद कर दें. अब ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही देख लिया था कि एनर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है. हमारी एक उंगली भी नहीं हिल सकती है अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो, राइट. इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है और हम एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो एनर्जी तो हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि हम कम कर ही नहीं सकते. एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए है. तो ये सोचा गया कि एनर्जी चाहिए तो हम करें क्या, ठीक है. अब हम कर रहे हैं तरक्की भाई, ठीक है, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, और क्या हो रहा है कि हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. तो इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो इंटरनेट भी चलेगा कैसे? जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी इंटरनेट भी नहीं चलने वाला है, राइट. तो जो भी आजकल जो हम टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ कर रहे हैं सब में एनर्जी तो चाहिए ही है. तो इसकी रिक्वायरमेंट को जब देखा गया कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हम अभी यूज़ कर रहे हैं ऐसी एनर्जी सोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, और इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी अर्थ पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी इन्वायरमेंट पर. तब ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर हम एनर्जी के रिक्वायरमेंट कम नहीं कर सकते तो एनर्जी का सोर्स ही बदल दें. तब आइडिया आया कि क्यों ना एनर्जी को रिन्यूएबल बनाया जाए. Renewable energy is energy that is generated from natural resources that are continuously replenished. मतलब क्या है? फिर से ऐसे सोर्सेज से बन रही है जो सोर्सेज हम कंटिन्यूसली उसको क्या कर सकते हैं? रीन्यू कर सकते हैं, बार बार उसको नया कर सकते हैं. दिस इंक्लूड्स, अब भाई कहाँ कहाँ से बनेगी? सनलाइट से. तो सनलाइट क्या है? आज आपने सन को देखा था, आज आपने सनलाइट को एंजॉय किया था, आप सो गए शाम को, ठीक. अगले दिन उठेंगे, फिर से सन आएगा, फिर से नई नई अपनी एनर्जी देगा, फिर से सनलाइट आएगी, उसको एंजॉय करेंगे, उसके अगले दिन भी नई सनलाइट आ जाएगी, ठीक है. तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जियोथर्मल हीट. ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? ज्योग्राफी में हमने इतना तो पढ़ ही लिया होगा अब तक कि ज्योग्राफी में कि हमारी जो अर्थ है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, कोर में बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है कि जब मेंटल पे भी हीट है उसकी वजह से वोल्केनोज आ जाते हैं, ठीक है. टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं. इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं कि भाई गीजर्स बनते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. तो इससे ये तो पक्का हो गया ना कि अर्थ के नीचे बहुत हीट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. तो क्यों ना उस हीट का हम यूज़ कर सकें, ठीक है. विंड, भाई हमारी जो अर्थ है, विंड, एयर, ये सब कुछ तो अवेलेबल है ही, तभी तो हम जिंदा हैं भाई, ठीक है, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. तो उस विंड का भी हम यूज़ कर लें, ठीक है. टाइड्स जो आती हैं, अगर आप किसी टाइडल एरिया में हैं तो टाइड्स का यूज़ कर सकते हैं. वाटर, उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि भाई वाटर साइकिल क्या होती है. ऊपर से बारिश होती है, फिर से वो इवेपोरेशन होता है, ऊपर फिर चली जाती है, फिर बारिश होती है, यही होता है. मतलब वाटर क्या है? रिन्यू होता जा रहा है, ठीक. तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं. या फिर जो आपकी बायोमास रहता है उसको भी अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. दिस एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एंड इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड. ये जो एनर्जी है कॉन्स्टेंटली हम इसको रिन्यू कर सकते हैं. दे आर वायबल सोर्स ऑफ क्लीन लिमिटलेस एनर्जी, कॉज लेस एमिशन एंड आर अवेलेबल लोकली. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये लाइन बता रही है कि हम आखिर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है. इसके कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना. क्या क्वालिटीज़ हैं? कि पहली चीज़ तो साफ, बिल्कुल साफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, दैट इज लिमिटलेस.
लिमिटलेस एनर्जी दे रही है, वो भी साफ, तो इससे अच्छा फ़ायदा हमें और कहीं मिलेगा क्या? नहीं, फ़ायदे की डील हो गई है। दूसरी चीज़, जो एमिशन है, जो आपके हार्मफुल गैसेस का एमिशन है, वो भी बहुत कम होता है इसमें। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर जगह लोकली हमें ये अवेलेबल भी हो जाता है। ठीक है। द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रेटली रिड्यूसेस ऑल सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशंस विज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या कहा गया है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है, भैया 56 प्रकार के पॉल्यूशन हुए जा रहे हैं, तो जो पॉल्यूशन हो रहे हैं ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फेयरली नॉन पॉल्यूटिंग एंड कंसीडर्ड क्लीन। देखो, अगर थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हो रहा है तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे सोर्सेस हैं जो कि नॉन पोल्यूटिंग हैं और साफ कंसीडर किए जाते हैं। बट बायोमास, दो अ रिन्यूएबल सोर्स, इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडोर पोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ हमें याद रखनी है कि क्या, जो बायोमास है, बायोमास भी हमने अभी देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन बायोमास जो है वो बहुत पोल्यूशन करता है और इसकी वजह से इंडोर पोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ एनर्जी और करंट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी तरीके से एनर्जी को यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, चाहे आपको अपना लैपटॉप चलाना हो, चाहे आपको अपना फ़ोन चार्ज करना हो, या आपको पढ़ने के लिए अपनी स्टडी पर जो टेबल लैंप रखी है ना वो चलानी हो, या फिर भैया बहुत गर्मी लग रही है एसी चला लो, कूलर चला लो, पंखा चला लो, कुछ भी करना है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कौन सी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। सोर्स, अब बात करते हैं कि भाई ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से ये रिन्यूएबल एनर्जी हमको मिलेगी। ठीक है, तो इसके प्राइमरी सोर्सेज भी हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं, दोनों को ही हम पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं भाई, जैसे कि सोलर, ठीक है, सन से आ रही है जो एनर्जी, विंड, हवा चल रही है हमने उसकी एनर्जी बना ली, या फिर जियोथर्मल, मतलब कि जो अर्थ है उसके अंदर जो हीट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये सोर्सेज कैसे हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं। दूसरे सोर्सेज कैसे हैं, सेकेंडरी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको हम कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसको कन्वर्ट करके हम एनर्जी पाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ upscaled the target of renewable energy capacity to 175 gigawatt by the year 2022, which includes 100 gigawatt from solar, 60 gigawatt from wind, 10 gigawatt from biopower and 5 gigawatt from small hydro power। हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है जिससे कि हमारी जो कंट्री है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। इनफैक्ट अभी जो COP26 हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो 2070 आएगी तब तक हम क्या करेंगे, हम अपना जो एमिशन, कार्बन एमिशन, उसको कम कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेट जीरो एमिशन का टारगेट आपको पता है 2070। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कही गई कि जो हमारा एनर्जी जो हम बना रहे हैं वो एनर्जी 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही कई सारे स्टेप्स जो हैं लिए गए हैं। तो और कौन कौन से स्टेप्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपने COP26 को अच्छे से समझा है तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, देखो हमारी बुक में 2016 का डेटा दे रखा है, लेकिन अब 2016 काफ़ी पुराना हो चुका है, अब तक हम बहुत आगे आ चुके हैं, 2022 चल रही है, तो पूरी तरीके से बुक पर डिपेंड नहीं होना है हमको। ठीक है, जो चीज़ें हमें करंट अफेयर से मिल रही हैं उसको भी वहाँ से उठाओ। ठीक है, कोई चीज़ हमें लग रही है बहुत पुराना डेटा है तो नया डेटा सर्च करो कि कहाँ से मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की 2016 में कितनी थी, 42,800 मेगावाट। ठीक, अभी नई वाली क्या है वो आपको खुद देखनी है कि क्या है नई वाली, कमेंट बॉक्स में बताना। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल कैपेसिटी जो हमारी इंडिया है उसमें
जो टोटल कैपेसिटी है वो डेवलप किसने की है, स्टेट सेक्टर ने 39%। उसके बाद मतलब क्या सरकार ने क्या करा है, 39% जो रिन्यूएबल सोर्सेज है वो सरकार ने लगाए हैं, वहाँ से एनर्जी हो रही है जनरेट। फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर ने 31%। उसके बाद में सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने 29% ये सोर्सेस लगाए हैं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी की। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सोर्सेस को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो सन से एनर्जी मिल सकती है, जिसको हम बना सकते हैं। इंडिया is one of the few countries naturally blessed with long days and plenty of sunshine. अगर आप इंडिया में रहते हो, ऑब्वियसली हम इंडिया में ही रह रहे हैं, तो हमें ये पता है कि भैया धूप कब निकलेगी, धूप कितना टाइम तक रहती है। बहुत लंबा टाइम हमारा रहता है जब धूप रहती है, ठीक है। बस कुछ सर्दी के ऐसे दिन होते हैं जब धूप नहीं निकलती है, वरना तो पूरी साल हमें धूप देखने को मिलती है। हम बहुत अच्छे से धूप को एंजॉय करते हैं, ठीक। लंबे लंबे दिन होते हैं और उसमें भी ज़्यादा धूप आती है। देयर आर टू वेज वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। अब जब हम इंडिया हैं, ठीक है, हम हमारे यहाँ पर इतनी अच्छे से धूप आ रही है, पूरे दिन धूप मिल जाती है हमको, ठीक है, तो क्यों ना हम इस धूप का यूज़ करें। तो हमने क्या करा कि इस धूप को यूज़ करने के लिए कुछ काम किए, कुछ स्टेप्स लिए। दो तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं सनलाइट से। कैसे? पहला है फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दोनों को ही समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट यूजेस फोटोवोल्टाइक सेल्स दैट एब्जॉर्ब डायरेक्ट सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टाइक नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बना देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, सोलर कलेक्टर को यूज़ करते हैं। एक मिरर लगा होता है, उसमें सारा जो सनलाइट है वो वहाँ पर इकट्ठी होती है। फिर वो जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को एक रिसीवर पर, और रिसीवर क्या करता है, एक लिक्विड को गर्म करता है। अब ये जो गर्म लिक्विड है, इससे क्या होता है, स्टीम बनती है और वो स्टीम इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, ये सनलाइट है पहले एक कलेक्टर पर जा रही है, वो कलेक्टर क्या कर रहा है, वो है एक मिरर, ठीक है, वो उस पर सारी सनलाइट इकट्ठी हो रही है। अब मिरर का काम ही है रिफ्लेक्ट करना, तो वो जो भी सनलाइट आपकी इकट्ठी होती है उसको करता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करता है एक रिसीवर पर। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर एक लिक्विड होता है उसको गर्म करता है, ठीक है। अब वो जो लिक्विड है गर्म होगा तो ऑब्वियसली अब वो गैस फॉर्म में आएगा तो स्टीम बनती है, और वो स्टीम जाकर कहीं इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। सोलर पैनल्स आर अटैच्ड टू एन एल्यूमिनियम माउंटिंग सिस्टम। अब जो सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एल्यूमिनियम माउंटिंग सिस्टम से अटैच्ड होते हैं। वोल्टाइक सेल्स आर मेड अप ऑफ एन एट लीस्ट 2 सेमीकंडक्टर लेयर्स। अब क्या है, जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो कैसे बनी हुई होती हैं, वो 2 सेमीकंडक्टर लेयर्स से बनी हुई होती हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक पर और दूसरे पर होता है नेगेटिव चार्ज। एज अ photovoltaic cell is exposed to sunlight, photons are reflected, pass right through or absorbed by the solar cell. जब उस जो फोटोवोल्टाइक सेल है उस पर धूप पड़ती है, तब क्या होता है, जो फोटोन्स हैं वो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं, वहाँ से पास होते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सोलर सेल से। When enough photons are absorbed by the negative layer of the photovoltaic cell, electrons are freed from the negative semiconductor material. अब होता क्या है, जब इनफ फोटोन्स जो हैं वो नेगेटिव लेयर जो है आपकी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल से। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये अब जाते हैं पॉजिटिव लेयर की तरफ, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब वोल्टेज का डिफरेंस होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ठीक है, डीसी बनती है, ठीक है, डायरेक्ट करंट बनता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एसी में, ऑल्टरनेट करंट में। कैसे करते हैं, इन्वर्टर का यूज़ करके। पूरी प्रोसेस समझ ली, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। क्या कहा जा रहा है, देखो करंट अगर आपको बनाना है तो सीधी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे फिर वो मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू किया वहीं इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, दैट्स इट।
इतना सिंपल याद रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि निगेटिव लेयर के ऊपर से आपका जो सनलाइट है वो पहुंच रही है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, नेगेटिव लेयर क्या कर रहा है, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करने में लगा पड़ा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा कि वो कहेगा बस अब बहुत हो गया, अब नहीं ले सकता मैं। अब जब नेगेटिव लेयर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई भी अब वो और एक्स्ट्रा फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फोटोन्स क्या कहेंगे, कहेंगे हमें कोई एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं, तो वहाँ से मूव करना शुरू करेंगे। वो कहेंगे नेगेटिव नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव ले ले शायद हमें, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जो फ्री फोटोन्स होते हैं, फ्री फोटोन्स से मूव करना शुरू किया, वहीं पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, दैट्स इट। कौन सी बनेगी, डायरेक्ट करंट बनेगा, उसको इन्वर्टर्स के जरिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्संट्रेटेड सोलर पावर और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। अभी जो हमने सिस्टम समझा, कौन सा सिस्टम था, वो था फोटोवोल्टाइक वाला सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज कर रहे थे। लेकिन सिस्टम तो दो थे ना, एक फोटोवोल्टाइक वाला था, एक था सोलर थर्मल वाला। अब हम पढ़ते हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये थर्मल, जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है, आखिर ये कैसे यूज कर रही है सनलाइट को, कैसे एनर्जी बनती है। चलो, इट यूटिलाइजेस फोकस्ड सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू हाई टेम्परेचर हीट। क्या कर रहे हैं, सनलाइट जो है ना वो बिल्कुल फोकस्ड पड़ रही है और उसका यूज करा जा रहा है हाई टेम्परेचर हीट बनाने में। दैट हीट इज देन चैनल्ड थ्रू अ कन्वेंशनल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये हीट है, बहुत ज़्यादा हीट हमने बना ली है, उस हीट का यूज़ किया जा रहा है, उस हीट को चैनल किया जा रहा है एक कन्वेंशनल जनरेटर के थ्रू, और वो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ठीक। सोलर कलेक्टर्स कैप्चर एंड कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू हीट अ फ्लूइड विच इन टर्न जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। सोलर कलेक्टर्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर जो है सनलाइट इकट्ठी होती है, वो क्या करती है, जो एक फ्लूइड रहता है, एक लिक्विड रहता है, उसको गर्म करती है। वो जो लिक्विड गर्म होता है तो स्टीम बनती है, और उस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। There are several variations in the shape of the collectors. अब जो collectors हैं उसका shape अलग अलग हो सकता है। The most commonly used are parabolic troughs, ठीक है, जो commonly used हैं वो कौन से हैं, parabolic troughs हैं। Parabolic trough power plants use a curved mirrored trough which reflects the direct solar radiation onto a glass tube containing a fluid, and the fluid gets heated onto the concentrated solar radiation, and the hot steam generated is used to rotate the turbine to generate electricity. देखो, एक पैराबोलिक ट्रो होता है, वहाँ पर क्या होता है, कर्ड मिरर होता है और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर सारी सनलाइट जाती है, वो इकट्ठी होती है, वो एक ग्लास ट्यूब से कनेक्ट होता है। ग्लास ट्यूब में क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब वो जो सनलाइट है वो गर्म होती है, तो वो जाती है वहाँ से ग्लास ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में फ्लूइड है, वो भी गर्म हो जाता है। फ्लूइड गर्म होता है तो स्टीम बनती है, स्टीम में पावर आ जाती है, वो क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। जैसे ही टरबाइन रोटेट होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन गई, बस दैट्स इट, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है भाई, ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है टरबाइन कैसे इसमें रोटेट हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा और स्मार्ट बनना है तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक। कॉमनली यूज्ड फ्लूइड्स, अब जो फ्लूइड्स हम कौन कौन से यूज़ हम कर सकते हैं इसमें, सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मोल्टन सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रेशराइज्ड स्टीम का भी यूज़ कर सकते हैं। पावर जनरेट होती है वो डायरेक्ट करंट होता है, उसको हम ऑल्टरनेट करंट बना देते हैं, कैसे, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। भाई हमारी जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इंडिया में उसका क्या पोटेंशियल है, ठीक है। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट 35 मेगावाट किलोमीटर पर स्क्वायर यूजिंग सोलर फोटोवोल्टाइक एंड सोलर थर्मल एनर्जी। मतलब दोनों जो टेक्निक्स हैं इनका यूज़ करके हम 1 किलोमीटर स्क्वायर में 35 मेगावाट बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, सोलर एनर्जी का यूज़ करके। ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर हाई सोलर रेडिएशंस मिलती हैं, देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से जो जो स्टेट्स हैं उसके आसपास, वहाँ पर सबसे ज़्यादा
धूप आएगी सोलर एनर्जी आएगी, राइट। तो वहीं पर वही सारी स्टेट्स आपको याद रखनी है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, लद्दाख में भी पहुंच जाती है भाई धूप, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। देखो वैसे तो पूरी इंडिया जो है, पूरी इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ हर जगह धूप मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा आपका रहता है, किसी को एक्स्ट्रा थोड़ा मिलता है। तो ये जो जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा धूप मिल रही है ना, वो यही है। कौन कौन सी है भाई स्टेट? राजस्थान है, उसके पास में गुजरात है, उसके पास में महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के पास में थोड़ा सा ले तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भी है, मध्य प्रदेश भी उसके पास में ही है। बस थोड़ा सा लद्दाख याद रख लेना, वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक। इसकी बात होगी, इसी की बात हो रही है भाई कि सोलर एनर्जी जो है ऑफ अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर हर साल हमने जो है बना ली है, ठीक है। इतनी जो सोलर एनर्जी है वो हमने बना ली है, रिसीव करी है लैंड एरिया ओवर लैंड इंडियाज लैंड एरिया विद मोस्ट पार्ट्स रिसीविंग 4 to 7 किलोवाट पर आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे। देखो एक दिन में क्या हो रहा है, एक दिन में एक स्क्वायर मीटर एरिया में 4 से 7 किलोवाट जो है एनर्जी हमें मिल जाती है, सोलर एनर्जी मिल जाती है। दोनों ही टेक्नोलॉजी जो है हम उसका यूज़ कर रहे हैं सोलर रेडिएशन से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, जिससे कि सोलर पावर जो है वो कर सकें अपने इंडिया में सोलर एनर्जी बनाने के लिए। करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है सोलर की? तो 10,000 मेगावाट है। 2017 का ये डेटा है, अभी पुराना हो गया है, नया डेटा देखो, बुक पर डिपेंड मत रहो डेटा के लिए, आप जल्दी से गूगल का यूज़ करो और नया डेटा जो है उसको आंसर में लिख कर आना। 2017 के मुताबिक तो 10,000 मेगावाट आपका टोटल करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी सोलर की। मेजर इनिशिएटिव कौन सा है जिससे हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उसको भी पढ़ लो। उसका नाम है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। नेशनल लेवल पर एक सोलर मिशन चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर। इसका एक मेन फीचर क्या है कि जो इंडिया है उसको ग्लोबल लीडर बनाना है सोलर एनर्जी में, एंड द मिशन इनविसेजेस एंड इंस्टॉल्ड सोलर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट। इनका टारगेट क्या था कि 2022 तक 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी हमें बनानी ही है, ठीक है। ये थी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की, ठीक है, सोलर एनर्जी के मामले में। करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने देख ही ली है, मेगावाट। अब क्या बात करेंगे कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस, बहुत नाम सुना होगा आपने इस ग्रुप का कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसमें हम, ये हमारा आइडिया है, राइट। तो इंडिया का कुछ इनिशिएटिव है तो बहुत प्राउड की बात है ये, राइट। तो हमें इसके बारे में पता होना ही चाहिए कि आखिर ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या है। चलो देख लेते हैं आखिर ये हमारा कौन सा इतना अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। देखो कब लॉन्च हुआ है, कोप 21 में, पेरिस में, जब ये आपकी कोप 21 हुई थी तब ही ये जो है इंटरनेशनल सोलर एलियंस इसको लॉन्च किया गया था। 30 नवंबर डेट थी, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन था किसका? 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज का, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं या फिर उसके आसपास हैं। ऐसी 121 कंट्रीज थी जिनका आपस में सहयोग मिला और ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है कोप 21 में लॉन्च कर दी गई। Alliance is dedicated to address special energy needs of ISA member countries। जो ISA member countries है, जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस कंट्रीज हैं, इनकी जो एनर्जी नीड्स हैं बनाया है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन विल बी द फॉर्मल नेम ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। अब देखो इंटरनेशनल सोलर एलियंस तो आपने बहुत सुना होगा, हर किसी ने ये सुना ही है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर किसी ने करंट अफेयर पर ध्यान दिया है तो उसने सुना ही है कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस नाम की भी कोई चीज़ है। लेकिन क्या आपने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन सुना? आई थिंक नहीं सुना होगा, राइट। तो यही है इसका फॉर्मल नेम, ठीक है। अगर कहीं पर इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात हो रही है आप समझ जाओगे, लेकिन अगर कहीं पर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन की बात हो तब भी आप समझ जाना, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस ही है। इसका ही दूसरा नाम है क्या? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, ठीक।
द ISA सेक्रेटेरिएट विल बी सेट अप इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव। अब इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो इंटरनेशनल नाम जुड़ा है तो कहीं ये मत समझ लेना किसी और कंट्री में होगा। ये हमारा आइडिया था, तो इसका सेक्रेटेरिएट भी और कहीं नहीं है, हमारी इंडिया में। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ISA है इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ हम सेट करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तो होते हैं ना। अब जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई, कुछ बनना है, क्या बनना है वो भी आपको पता है, पूरा गोल डिसाइडेड है, किस टाइम में बनना है, कितना टाइम हमें लगेगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितनी तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, सब कुछ आपका पहले से ही डिटरमाइंड है ना। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमने ISA बनाए तो इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे, क्या थे वो अब देखते हैं। पहली चीज, टू फोर्स डाउन प्राइसेस बाय ड्राइविंग डिमांड। ठीक है, डिमांड जो है, जो इतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है उसको हम मीट कर सकें, और जो प्राइसेस इतने हाई फाई प्राइसेस हो गए हैं एनर्जी के, उनको कम किया जा सके। दूसरी चीज़ है जो सोलर टेक्नोलॉजीज़ हैं, कोई कैसी टेक्नोलॉजी लगाए पड़ा है, कोई कैसे भी तरीके सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहा है, तो हम क्या करें, एक स्टैंडर्ड बना दें अपनी जो सोलर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका। ये भी इसका ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उसको और बढ़ाया जाए कि किस तरीके से हम और अच्छी तरीके से सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम और ज़्यादा रिसर्च करें और ज़्यादा डेवलपमेंट करें, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारे ISA का। प्राइम मिनिस्टर क्वाइन द न्यू टर्म सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र एक नया टर्म है जो कि हमारे PM ने दिया है। अब आखिर ये सूर्यपुत्र कौन है, किसके लिए कहा गया है, तो वो सारे नेशन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जो सारे नेशंस आ रहे हैं उनका नाम है सूर्यपुत्र, उनको सूर्यपुत्र बोला है हमारे PM ने। एंड विच हैव बीन इन्वाइटेड टू ज्वाइन द एलियंस, और इन्हीं सारे सूर्यपुत्र को इनवाइट किया गया था कि आप आइए और ISA को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इन्हीं कंट्रीज को दूसरा भी नाम है एक, ठीक है, पहला नाम सूर्यपुत्र, दूसरा नाम क्या है, सनशाइन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर सन जो है उसकी शाइन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, बहुत लंबे टाइम तक मिलती है, इसीलिए इन कंट्रीज को सनशाइन कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, IESS 2047 stands for India Energy Security Scenarios 2047 calculator, which has been launched by India to explore the potential of future energy scenarios for India. अब इंडिया जो है उसमें फ्यूचर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कितनी ज़रूरत होगी, कैसे हम मीट करेंगे, इस सब चीज़ के लिए, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारी जो इंडिया है उसने एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया है, दैट इज IESS 2047। मतलब क्या, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो 2047 तक हमारी जो एनर्जी सिनारियो क्या होने वाली है उसके लिए ही ये कैलकुलेटर लॉन्च किया है इंडिया ने, जिससे कि हमारे जो फ्यूचर एनर्जी की जो भी नीड